चलिए आज हम अर्थशास्त्र का यह पैराग्राफ देखेंगे। खाद्य प्रसंस्करण, आधारभूत धातु और वस्त्र उद्योग भारत के विनिर्माण के प्रमुख उद्योग हैं। ठीक है, किसके हैं? विनिर्माण के प्रमुख उद्योग हैं। कौन कौन से? खाद्य प्रसंस्करण, आधारभूत धातु और वस्त्र उद्योग। लोहा इस्पात उद्योग एक आधारभूत उद्योग है। आधारभूत मतलब पूरी तरीके से कच्चे माल पर निर्भर है, आधारित है। इस कारण इस्पात का उत्पादन किसी भी देश की विनिर्माण की क्षमता का संकेत माना जाता है। ठीक है, कहने का तात्पर्य यह है कि लोहे को गलाकर पुनः उस लोहे को दूसरे स्वरूप में प्रदान करना विनिर्माण कहलाता है, जिसका उपयोग हम पुनः उसका कर सकते हैं। ठीक है, पुनः उसको अन्य सामान में तैयार करना। ठीक है, खाद्य प्रसंस्करण एवं वस्त्र उद्योग हमारे देश में रोजगार के अधिकतर अवसर प्रदान करते हैं। वस्त्र उद्योग विनिर्माण क्षेत्र का एक विशेष उद्योग है। यह उद्योग ही एक ऐसा विनिर्माण उद्योग है जिसमें शुरू से अंत तक भारत पूरी तरह से आत्मनिर्भर है। ठीक है, विशेष ध्यान रखेंगे। वस्त्र उद्योग क्या है? हमारे देश का विनिर्माण का एक विशेष उद्योग है और यह उद्योग ही एक ऐसा विनिर्माण उद्योग है जिसमें शुरू से अंत तक भारत क्या है? इस पर पूरी तरह आत्मनिर्भर है, मतलब पूरी तरह अपने पैरों पे खड़ा है। ठीक है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। खाद्य प्रसंस्करण मतलब होता है खाने योग्य चीजों का निर्माण करने की विधि। ठीक है, खाद्य प्रसंस्करण जैसे मान लीजिए एक होता है शहद पालन करना, है ना। उस शहद को किस प्रकार से बनाया जाता है, किस प्रकार से हमारे हाथ तक पहुंचाया जाता है, वह जो विधि होती है वह खाद्य प्रसंस्करण होती है। ठीक है, इस प्रकार से हम देखेंगे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग रोजगार की स्थिति में निम्नलिखित तालिका दिखाई गई है। ठीक है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग किस प्रकार से धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, यह तालिका क्या बता रही है? खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में रोजगार। ठीक है, वर्ष 2007-8 में इस उद्योग में जो रोजगार का माध्यम था वो था 15 लाख लोगों को रोजगार मिला था और 2008-9 में यह बढ़ के हो गया 15,50,000। ठीक है, उसके बाद 2009-10 में हो गया 16 लाख, 10 और 11 में हो गया 16.5 लाख और 11 और 12 में यह संख्या पहुंच गई 17.75 लाख, मतलब 17,75,000 लोगों को रोजगार इस खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में प्राप्त हो चुका है। और नीचे देखेंगे यहाँ पर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में रोजगार। ठीक है, किस प्रकार से दंडा आरेख बनाया गया है, यह एक प्रकार का प्रश्न है और उस प्रश्न का यह एक नमूना है, उदाहरण है। ठीक है, इसी को दंडा आरेख के रूप में बताया गया है, दर्शाया गया है। ठीक है, इसे दंडा आरेख बोला जाता है, सामान्य भाषा में ग्राफ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिएगा, इस तरफ दिया गया है रोजगार लाखों की संख्या में 14 लाख, 15 लाख, 16 लाख, 17 और 18 लाख। ठीक है, और नीचे तरफ दिया गया है उसका वर्ष 2007-8, 9-10, 8-9, 10-11 और 11-12। ठीक है, ये वर्ष हैं। अब इसे
दंडा आरेख के रूप में दर्शाना है। ठीक है, 2007-8 में कितना रोजगार मिला था, तालिका देखेंगे 15 लाख। तो यहाँ पर आप देखेंगे नीले कलर में उसे कलर भर के 15 लाख तक दर्शाया गया है। फिर 8-9 में 15.5 लाख, तो 15 और 16 के बीच में दर्शा रहा है। फिर 16 लाख, फिर 16.5 और फिर 17.75, मतलब लगभग 18 लाख लोगों को रोजगार इस क्षेत्र में, इस उद्योग में मिल चुका है या मिल गया था 2011-12 के दरमियान। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इस तालिका को इस दंडा आरेख में प्रदर्शित किए हैं। ठीक है, तो इसे विशेष ध्यान देंगे, इसको इस प्रकार से बनाना है। अब देखिए आगे का पेज क्या बोलता है। औद्योगिक परिदृश्य और चुनौतियां। ठीक है, उद्योग तो है बहुत से, उद्योग में लोगों को रोजगार भी मिला, उत्पादन भी हो रहा है, लोगों का जीवन चल भी रहा है, लेकिन उसके साथ साथ क्या चुनौतियां हैं, क्या समस्याएं हैं, इसके बारे में इस पैराग्राफ में, इस अध्याय में जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उद्योगों द्वारा किसी भी उद्योग का उत्पादन करने में मशीनों, बिजली एवं विभिन्न रासायनिक पदार्थों का उपयोग किया जाता है। उत्पादन के समय कुछ उद्योग बहुत से हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालते हैं। इससे आसपास का वातावरण प्रदूषित होता है। ठीक है, उद्योग लगा दिया गया जिसमें बिजली, रासायनिक चीजों का उपयोग और साथ ही साथ बड़ी बड़ी मशीनों का उपयोग करके उत्पादन तो कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ उद्योग के आसपास का जो क्षेत्र है, आसपास का जो इलाका है, वो उद्योग से निकले हुए विभिन्न प्रकार के रासायनिक या धुएं कह लीजिए या कचरा कह लीजिए, उसके माध्यम से आसपास का जो क्षेत्र है वो प्रदूषित होता है, वातावरण खराब होता है। ठीक है, कल कारखानों से निकलने वाली धूल, धुओं और गंदे पानी के कारण भूमि, जल एवं वायु का प्रदूषण को बढ़ावा मिला है। ठीक है, कहने का तात्पर्य है कि धरती खराब होने की स्थिति में है, जल खराब होने को है और वायु भी प्रदूषित हो रही है। किसकी वजह से? कल कारखाने में निकलने वाले धुआं और गंदे पानी के कारण। ठीक है, इसका दुष्प्रभाव, बुरा परिणाम किस पर पड़ रहा है? फसल एवं स्वास्थ्य पर पड़ता है, जिसके कारण लोग बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए उद्योग से निकलने वाले हानिकारक पदार्थों पर प्रतिबंध या उसके उपचार करने की व्यवस्था को लागू करना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप कोई उद्योग लगा रहे हैं तो शासन द्वारा दिए गए नियमों का पूरी तरह से पालन करना चाहिए, या सरकार को उद्योग चलाने के समय कुछ दिशा निर्देश या कानून बनाने चाहिए जिससे कि पर्यावरण पर प्रदूषण का खतरा न हो या वातावरण प्रदूषित न हो। इस प्रकार से देखिए चित्र दिखा रहा है कारखाने से निकलता हुआ धुआं, यह किस प्रकार से वातावरण को, पर्यावरण को, प्रकृति को प्रदूषित कर रहा है। इसलिए सरकार को चाहिए कि इनके लिए कड़े से कड़े नियम लागू करने चाहिए, व्यवस्था करनी चाहिए। किंतु कहीं नियमों की कमी और बहुत जगह नियमों का पालन नहीं होता है, जो कि सबसे बड़ी हमारे व्यवस्था में सबसे बड़ी कमी है। आज भी उत्पादन
पुरानी तकनीक के आधार पर किया जा रहा है, जिससे उत्पादन में वृद्धि नहीं हो पा रही है। तकनीकी क्षेत्र में एक तरफ नई तकनीक को अपनाना है, वहीं दूसरी ओर अनुसंधान एवं खोज को बढ़ावा देना चाहिए। अनुसंधान मतलब बहुत सारे प्रयोग करने चाहिए और खोज को भी बढ़ावा देना चाहिए। इसके लिए सरकार निजी उद्यमियों को प्रयास करना चाहिए। सरकार को और निजी उद्यमियों को मतलब जो प्राइवेट उद्योग हैं, प्राइवेट संस्थाएं हैं, उनको भी इस प्रकार का प्रयास करना चाहिए। किसी भी उद्योग की स्थापना के लिए भूमि की आवश्यकता होती है। उद्योगों की स्थापना के लिए कृषि भूमि और वनों का रकबा घटते जा रहा है। इससे वनों और कृषि पर आश्रित लोगों का पलायन अन्य जगह पर हो जाता है। पलायन मतलब लोग वहां से दूर चले जाते हैं। जो वहां पर वनों में रहते हैं और कृषि पर निर्भर रहते हैं, वे उद्योगों के लगने से वहां के आसपास की जगह को छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। विस्थापन की इस प्रक्रिया में, विस्थापन मतलब होता है एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाना। इस प्रक्रिया में उनके पुनर्वास की व्यवस्था की जाती है, मतलब उन लोगों को दूसरी जगह पर बसाया जाता है की व्यवस्था भी की जाती है, जो अत्यंत जटिल है, अत्यंत कठिन है। प्रकृति और प्रगति पर भी संतुलन अति आवश्यक है। ठीक है, क्या बता रहा है यहाँ पर? प्रकृति और प्रगति दोनों पर संतुलन भी बहुत जरूरी है। विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देना आज समय की मांग हो चुकी है। इससे उत्पादन बढ़ेगा, इसके लिए अधिक मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है। इस कारण इस क्षेत्र में विदेशी निवेशकों को भी आमंत्रित किया जाता है, अर्थात बाहर के देशों को भी निमंत्रण दिया जाता है कि आप अपना पैसा विनिर्माण में भारत में लगाइए। विदेशों में रहने वाले अन्य कंपनियों को भी आमंत्रित किया जाता है। इसमें इस्पात, सीमेंट, बिजली, वैकल्पिक ऊर्जा एवं सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना सरकार की प्राथमिकता है। इससे आर्थिक विकास होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ चुनौतियां हैं जिसका सामना करना देश के लिए एक चुनौती भी है और जरूरी भी है, जिससे आर्थिक विकास संभव हो सके। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रकृति और प्रगति पर संतुलन बनाए रखना अति आवश्यक है। तो आज के लिए इतना ही। अब हम आपको कुछ नाम बता रहे हैं, जिसमें हम पिछले दिनों कुछ प्रश्न किए थे। बहुत से बहनों ने अच्छा उत्तर दिया है और भाई इस मामले में पिछड़ चुके हैं। भैया लोग पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, अन्यथा आपको असाइनमेंट बनाने में, आने वाली परीक्षाएं देने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। वीडियो को सुनिए, पुस्तक को पढ़िए। यही दो काम आपको निरंतर करना है, अनुशासन बनाए रखते हुए। जैसा आपको बताया जाता है वीडियो में, वैसा आपको करना है। यह समय की मांग है, हमें समय के साथ ढलना है, हमें समय के साथ चलना है। ठीक है, तो हमने पिछले बार कुछ प्रश्न किया था, उस प्रश्न में बहनें सबसे आगे हैं। मैं आप लोग को बताना चाहूंगा, सबसे पहले जो हमें प्रश्न का उत्तर मिला वो है मुस्कान कौशिक। सबसे पहले मैं आपको जिन्होंने 5 में 5 अंक पूरे प्राप्त किए हैं उनके नाम लूंगा। ठीक है, उसके बाद भूमिका धूरी, सुरुचि शर्मा और भैया जयप्रकाश पांडे, अंशिका पाठक, दुर्गा सोनी, साइना टंडन, दीपांजलि
कौशिक, खुशबू, देवांगन, नेहा यादव, दीप्ति एवं दिव्या यादव, सृष्टि गुप्ता। आप सभी ने 5 में 5 अंक प्राप्त किए हैं और आपका प्रयास प्रशंसनीय है। उसके अलावा नेहा साहू ने भी प्रश्न का उत्तर दिया है। इन्होंने 4 अंक प्राप्त किए हैं। एक प्रश्न उनका कहीं पर छूट गया, सही जवाब नहीं दे पाई, कोई बात नहीं, आपका प्रयास प्रशंसनीय है। इसी प्रकार से आप सभी ध्यान दीजिए, पढ़ाई कीजिए, जैसा आपको वीडियो में बताया जाता है वैसे उसका पालन कीजिए। ठीक है, अब अगले 4 पेज आपको पढ़ने हैं। 147, 148, 149 और 150। आपको ये 4 पेज अच्छे से पढ़ने हैं और जो आपको प्रश्न दिए जाएंगे उसका उत्तर इसी 4 पेजों में उपलब्ध रहेगा। आप उसे ढूंढिए, सुंदर अक्षर में लिखिए और हमें 11 बजे तक जरूर भेजिए। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।